प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज की वीडियो में विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर बहुत ही खास होने वाला है। एकदम बेहतरीन प्रश्न आपके लिए, एकदम नए प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर नहीं है, इसलिए आप सभी लोग अपने मोबाइल से 720 पिक्सल पर देखेंगे तो एकदम अच्छा दिखाई देगा। और आपको क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस की क्वालिटी को देखना है, ना कि पीडीएफ की क्वालिटी को। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और हम जो है जब तक क्वेश्चन का ऑप्शंस पढ़ते हैं आप लोग अपना आंसर गेस कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ। तो यहाँ पहला ऑप्शन है क्वाशरियोरकर, रिकेट्स, कुपोषण, मेरास्मस या सूखा रोग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वाशरियोरकर जो रोग होता है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा प्रश्न है, स्पर्म यानी शुक्राणु के भाग होते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग या 4 भाग। तो स्पर्म यानी शुक्राणु के भाग होते हैं 2, यानी इसका एक हेड होता है और एक टेल होता है, मतलब पूंछ और सिर, 2 इसके भाग होते हैं स्पर्म के, शुक्राणु के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का नाम बताओ। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, शीर्ष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। यदि आपको अच्छा दिखाई ना दे रहा हो तो मोबाइल से एडवांस सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर वीडियो की क्वालिटी 720 पिक्सल पर करेंगे, तब आपको अच्छा दिखाई देगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पीयूष ग्रंथि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, पौधे और जानवर जिस अम्ल को बनाते हैं उस अम्ल का नाम बताओ। अकार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल, जैविक अम्ल या सिरका। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक अम्ल कहलाते हैं। पौधे और जानवरों के द्वारा जो अम्ल बनाए जाते हैं वो जैविक अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, रोगशांत सहायता करते हैं शरीर को रोगों से बचाने में, मल की आवाजाही में, ऊर्जा प्रदान करने में या फोर्थ ऑप्शन है शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण तथा मरम्मत करने में। तो रोगशांत ये सहायता करते हैं मल की आवाजाही में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। रोगशांत क्या होते हैं? जो हम खाने में रेशेदार चीज़ें खाते हैं, हमारे खाने में जो रेशे होते हैं वो रोगशांत कहलाते हैं। तो ये जो है मल की आवाजाही में या अधपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशम फाइबर हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के दौरान किस चरण में सिल्क फाइबर मिलता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं चित्रों के माध्यम से। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है, ये कोकून है और कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 7 है, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सांस छोड़ने के दौरान, सांस लेने के दौरान, श्वसन प्रक्रिया में या प्रजनन प्रक्रिया में। तो पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रश्न है, स्वर यंत्र को कहा जाता है, अर्थात स्वर यंत्र किसे कहा जाता है? माचिस की डिब्बी, कंठ, पावर हाउस, खिलौने का डिब्बा। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंठ को स्वर यंत्र कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मूल रोम सहायता करते हैं पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ का सतही क्षेत्र बढ़ाने में, खनिजों को अवशोषित करने के लिए जड़ का सतही क्षेत्र बढ़ाने में या फिर पानी व खनिज को अवशोषित करने के लिए सतही क्षेत्र घटाने में। और चौथा ऑप्शन है दोनों, 1 और 2 सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों 1 और 2 सही हैं।
इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, श्वसन अंगों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जो भिन्न है विकल्प है उसे चुनिए। मतलब जो आपका श्वसन अंगों के आधार पर भिन्न है उसको चुनना है। सांप, कौवा, मेढक का बच्चा या बकरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मेढक जो है ये आपका अलग हो जाएगा। सांप, कौवा और बकरी जो है ये सेम अंगों से सांस लेते हैं, जबकि मेढक जो है जल में त्वचा द्वारा सांस लेता है। 11 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, भूयोजन के कारण या आकाशीय बिजली के कारण। तो आकाशीय बिजली के कारण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, वह धातु जो हवा, पानी और अम्ल से क्षरण नहीं होती तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है या जस्ता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जस्ता जो होती है ये हवा, पानी और वायु से क्षरण नहीं होता है इसका, इसीलिए लोहे या एल्युमिनियम पर जिंक की यानी जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है उसके क्षरण को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaO3 या CaOH का होल ट्वाइज या CaCl2। तो इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो आप कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है CaO ये बिना बुझा चूना है, और बुझा हुआ चूना है आपका ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइज ये बुझा चूना है, और CaO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ये, और CaCl2 ये कैल्शियम क्लोराइड है। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 14 नंबर प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनका प्रज्वलन ताप कम होता है और वह आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ या अग्निशः पदार्थ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके पास दिए गए, धातुएं चमकदार होती हैं, सही कथन है। धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी कथन सही है। धातुएं तारों में परिवर्तित हो सकती हैं, ये भी सही है। और चौथा प्रश्न, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, ये भी कथन आपका सही दिया गया है। यानी चारों कथन सही दिए गए हैं। तो आप विकल्प बताओ कौन सा सही होगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी जो है सही हैं। प्रश्न नंबर 16, सूचक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि पदार्थ हैं अम्ल, क्षार, अम्ल और क्षार दोनों या लवण। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सूचक वह पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम यह ज्ञात करने के लिए करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो कौन सा कथन सही है ये बताना था। तो वाष्पीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये तो कथन आपका गलत है। चलिए, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, जबकि लिखा है भौतिक परिवर्तन, तो आपका ये गलत हो जाएगा। यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, दोनों 1 और 2 सही हैं। तो ऊष्मा का उत्सर्जन और ऊष्मा का अवशोषण दोनों क्रियाएं हो सकती हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रक्रियाओं में से किसमें एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या सभी में? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी में होता है। क्योंकि वाष्पीकरण और संघनन और ऊर्ध्वपातन ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें
पदार्थ का मूल संरचना नहीं बिगड़ती है, मतलब मूल संरचना सेम रहती है। वाष्पीकरण से भाप बनकर जो है पानी जाएगा और संघनन होगा तो नीचे आ जाएगा, बूंद बन जाएगा। ऊर्ध्वपातन में भी ऐसे होता है, तो इसमें जो है भौतिक परिवर्तन होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? वायु, शुद्ध पानी, समुद्री जल, नींबू पानी। तो मिश्रण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। शुद्ध पानी जो है ये यौगिक होता है, क्योंकि इसमें H2O यानी हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु एक निश्चित मात्रा में जुड़े हुए होते हैं, जबकि वायु, समुद्री जल, नींबू ये मिश्रण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डायमंड और ग्रेफाइट हैं अपरूप, समस्थानिक, समवयव या फिर समाकृतिक। तो डायमंड जिसको हीरा कहते हो, हीरा और ग्रेफाइट, इसके अलावा फ्लोरीन होता है, ये तीनों जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? रेडियो तरंगे, लेजर, औरक तरंगे, परासरभ तरंगें। तो टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें औरक तरंगों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है? बैरोमीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर या स्पीडोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। और बैरोमीटर की जो इकाई होती है वो मिली बार होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, रोलिंग या बेलन घर्षण उत्पन्न करता है? तो जो बेलन होता है वो घर्षण क्या करता है? अधिक उत्पन्न करता है, कम से कम घर्षण उत्पन्न करता है, या जरा सा ना के बराबर घर्षण उत्पन्न करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोलिंग या बेलन में जो उसका तल होता है वो कह लें कि तल का क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, इसलिए जो घर्षण होता है वो कम होता है, कम से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही जवाब हो जाएगा, कम से कम घर्षण करता है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आवृत्ति निर्धारित करती है ध्वनि के स्वरमान को, ध्वनि की गति को, ध्वनि के आयाम को, या उपरोक्त सभी। तो आवृत्ति जो होती है ये ध्वनि के स्वरमान को जो है निर्धारित करती है। स्वरमान का मतलब है पिच, ध्वनि की पिच को जो है निर्धारित करती है। इसके अलावा आवृत्ति से ही तीव्रता निर्धारित होती है कि किसी भी ध्वनि की तीव्रता कितनी है। 26 नंबर प्रश्न है, 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर है 1 किलो हर्टज, 1 हर्टज, 1 मेगा हर्टज या 1 हेक्टा हर्टज। तो 60 कंपन प्रति मिनट, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 हर्टज के बराबर होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कब होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रकाश का परावर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन में, प्रकाश का विवर्तन में, या प्रकाश का व्यतिकरण में। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, कार की हेडलाइट में उपयोग होने वाला दर्पण का नाम है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या अवतल व उत्तल दोनों प्रयोग होते हैं। तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने खोज की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, विद्युत धारा के विद्युतीय प्रभाव की, विद्युत धारा के विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव की, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव की। तो हैंस क्रिश्चियन ने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति मिनट के बराबर होता है। तो 4 किलोमीटर प्रति मिनट किसके बराबर होगा? और ऑप्शन में अगर आप देखें तो लिखा है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि 4 किलोमीटर प्रति मिनट जो दिया गया है, प्रति 2 मिनट जो दिया गया है, इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर और प्रति 2 सेकेंड 2 मिनट। तो 2 मिनट आप नीचे लिख लीजिए
अब इसको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो किलोमीटर दिया गया है इसको मीटर में बदल दीजिए। तो 4 गुणे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसको गुणा कर दीजिए, बटे में 2 जो मिनट दिया गया है इसको सेकंड में बदल दीजिए। तो मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो ऐसे जो है इसको लिख सकते हैं हम। अब इसको काट दीजिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 से कट गया, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर आपका बचा 100 ऊपर और नीचे 3, तो 100/3 ऊपर आपका आ जाएगा मीटर, नीचे आपका सेकंड। तो 100/3 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला। तीसरा ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है जवाब उनका सही है। 31 नंबर प्रश्न में परिपथ दिए गए हैं, 4 परिपथ दिए गए हैं। कह रहा है कि दिए गए परिपथों में से किस परिपथ में बल्ब चमकेगा, अर्थात किस में बल्ब जलेगा, ये आपको बताना है। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए। इसमें जो है आपका बल्ब जलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, जो फर्स्ट वाली आकृति दी गई है इसमें आपका बल्ब जलेगा। इसमें परिपथ आपका पूरा हो रहा है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो बल्ब का इधर से एक कनेक्शन तो है, लेकिन इधर से कनेक्शन कटा हुआ है। यहाँ पर भी आपका कनेक्शन पूर्ण रूप से जुड़ नहीं रहा है, यहाँ पर भी आपका जुड़ेगा नहीं, इसमें आपका कनेक्शन जुड़ेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो लिखा है कि पृथ्वी का झुकाव के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के झुकाव के लिए कौन जिम्मेदार है? दिनों में बदलाव, सूर्य की किरणों में बदलाव, मौसम में बदलाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी का झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर, सूक्ष्म टपक सिंचाई का उपयोग होना चाहिए। तो सूक्ष्म या टपक सिंचाई का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, पानी का अपव्यय करने के लिए, पानी को कम करने के लिए, या फिर पानी को बचाने के लिए। तो पानी को बचाने के लिए हमें सूक्ष्म या टपक सिंचाई का इस्तेमाल करना चाहिए। 34 नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। पहला है वायुवातन, निस्पंदन जिसको छानना कहते हैं, और क्लोरीनीकरण। तो अब कह रहा है कि इन चरणों का उपयुक्त क्रम कौन सा है, यानी सीरियल से कौन सा क्रम रहेगा। तो इस सीरियल से बच्चों क्रम बनेगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहले वायुवातन, फिर छानना या निस्पंदन, और फिर आपका क्लोरीनीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। 35 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से ऐसा उपयुक्त गठबंधन छांटो जिसमें जीवाश्म ईंधन ना हो। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो जैसे पेट्रोलियम आपका हो गया, कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के ईंधन जो ज़मीन से निकाले जाते हैं खोद कर। तो इसमें देखो आपका हवा, लकड़ी, कोयला पहले ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कोयला देखो मिल गया, तो कोयला आपका जो है जीवाश्म ईंधन है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, तो दिया गया है हवा, लकड़ी और सूर्य, ये आपके हो सकते हैं। अगले में देखेंगे तो तीसरे वाले ऑप्शन में कोयला इसमें भी दिया गया है और पेट्रोलियम इसमें दिया गया है, तो ये जीवाश्म ईंधन हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। हवा, लकड़ी और सूर्य ये ऐसे जो है ईंधन है जो जीवाश्म नहीं है। तो ये रहे बच्चों प्रश्न विज्ञान के 35, और इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आप लोग लिखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे लगे, और इन प्रश्नों में जो क्वालिटी थी हमने देखा तो ऐसा लगा कि हमें जो है इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न पत्र जो हमने लिया था बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2021 का पेपर था, और इसी प्रकार से ये प्रश्न पत्र आया था। तो सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका हिमाचल प्रदेश में भी पेपर आएगा, और किसी भी राज्य के हों आप, पेपर को आप जो है पढ़ा करें। मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चंस जो है किसी भी राज्य में फंस सकते हैं। तो आप सभी लोग कोई भी पेपर आए, कोई भी मॉडल पेपर आए, उसको ज़रूर पढ़ा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।